और लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस करा था वो था, देखो, यस, लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, ठीक है। एआई एथिक्स से रिलेटेड एक वीडियो हमने देखा था। आज हम आगे डिस्कस करेंगे एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू एआई एक्सेस। The topic is privacy concerns of AI system। ठीक है, प्राइवेसी कंसर्न का मतलब क्या है? अच्छा, आप में से काफी स्टूडेंट्स को रोज सुनने में आ रहा होगा कुछ ना कुछ कि इस कंपनी ने हमारा ये डेटा ले लिया, इस कंपनी ने हमारा ये डेटा ले लिया, इस तरह का कुछ सुनने में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अभी हमारी कंट्री में भी काफी डेटा से रिलेटेड काफी डिस्कशन चल रहा है रिगार्डिंग द फेसबुक, गूगल। कुछ कंपनीज ने तो, कुछ कंट्रीज ने तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगाई है। वाई? क्योंकि उन्होंने क्या करा है कि कस्टमर्स का जो डेटा है उसको बिना पूछे उन्होंने अपने ही पर्सनल यूज के लिए उन्होंने उसको यूज करा है, शेयर करा, ठीक है, या उस डेटा को उन्होंने किसी मार्केटिंग कंपनी को बेचा है। तो इस तरह से अब ऐसा वो क्यों करते हैं? द क्वेश्चन इज कि हमारा डेटा कुछ कंपनीज रखती हैं, वो किसी दूसरी कंपनी को क्यों दे देते हैं, बताइए। जैसे अब डेटा का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर हमारा ईमेल आईडी हुआ, ठीक है, जैसे हमारा ईमेल आईडी है ना, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा नेम है, ये हमारी इंफॉर्मेशन अगर हमने किसी एप्लीकेशन पर एंटर करी है, एप्लीकेशन का मतलब कोई भी हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, गूगल हो सकता है, या कोई और दूसरी वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। अगर वो उस एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए जो भी कंपनी रेस्पॉन्सिबल है वो हमारे डेटा किसी और कंपनी को दे देते हैं, ठीक है, तो ये प्राइवेसी कंसर्न्स में आता है, प्राइवेसी कंसर्न्स ऑफ एआई सिस्टम। ठीक है, हमारा जो प्राइवेट, जो हमारा खुद का डेटा है वो कोई किसी और को दे देता है, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से कोई रिपीट करेगा, जो अगर किसी को मेरी बात समझ में आई है कि मैंने अभी क्या बताया? आप में से कोई रिपीट करेगा मैंने अभी क्या एक्सप्लेन करा? सर आपने ये बोला कि मतलब लाइक हमारा जो डेटा रहता है उसको हमारा जो मतलब लाइक कोई कंपनी दूसरे कंपनी को हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सब डेटा वेटा दे देता है, यस, तो उसे प्राइवेसी कंसर्न्स, वो प्राइवेसी कंसर्न बोलता है। यस। तो अच्छा, आप सब डेटा का मतलब समझ गए ना? हमारा डेटा का, अगर हमारा डेटा है इसका मतलब है कि हमारा ईमेल आईडी, हमारे डेट ऑफ बर्थ, हमारा मोबाइल नंबर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, है ना, और दूसरी कंपनीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक कंपनी से कॉल आया और उन्होंने बोला कि आप क्या हमारे क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं हमारी कंपनी का, ठीक है। तो उस कंपनी को मेरा मोबाइल नंबर कैसे मिला? हाँ, अक्षत बताओ। अक्षत, क्या बोल रहे थे आप? उस कंपनी को मेरा मोबाइल नंबर कैसे मिला? सर अगर हमने किसी और वेबसाइट में सर उसे आप, किसी ने शेयर किया होगा। तो वो वेबसाइट ओके, ठीक है। तो अच्छा, आप भी
अभी करीब 1 साल से आप लोग भी काफी मोबाइल का यूज कर रहे होंगे, आपके पास भी, क्या आप में से किसी स्टूडेंट के पास कभी कोई ऐसा कॉल आया है जो कि आपके कांटेक्ट लिस्ट में नहीं हो और वो आपसे कुछ बोल रहे हो कि हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, क्या आप हमारी ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, या इस तरह का किसी भी तरह का मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कॉल आया हो आप में से? यस यस सर। सर, आया था। यस सर। यस सर। ओके, हाँ पूजा आप बताओ, आपके पास किस तरह का कॉल आया था? सर वो एक कंपनी थी, वो हमारा लोन नहीं था, वो बोल रहे थे कि आपके लिए ये लोन आया है, आप ले लीजिए, हमारे पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसे बोल रहे थे। ओके, देवांग आपके पास किस तरह का कॉल आया था? सर एक इवेंट मैनेजिंग कंपनी का फोन आया था सर, वो बोल रहे थे आपको कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराना हो तो आप हमारी कंपनी में कर सकते हैं, ये सब था सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ ये इन कंपनीज के पास कैसे चले जाता है ना? अभी आप लोग देखिए, आई थिंक अब में से मुझे लगता है कि बॉयज को ज्यादा दे आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल्स, ठीक है। कुछ गर्ल्स को भी इंटरेस्ट होगा, शायद वो भी मोबाइल पे कुछ गेम्स खेलते होंगे। तो कभी आप कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं गेम का, या अगर आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कोई गेम डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो आपसे क्या मांगते हैं? आपका ईमेल आईडी मांगते हैं। ईमेल आईडी या आपका मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन के लिए मांगते हैं, ताकि वो आपको कुछ उस पर ओटीपी भेजते हैं और फिर उसके थ्रू आप उनकी एप्लीकेशन या उनका जो गेम है उसको यूज कर सकते हैं, है ना? जब ये एप्लीकेशन जिसका ऑनर है वो उनके पास जो गेम अगर उसने डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो लाखों लोग वो गेम डाउनलोड करते होंगे, तो लाखों ईमेल आईडी आ जाते होंगे उनके पास। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए वो इस तरह के जो जिनके पास लाखों ईमेल होते हैं उनको वो बोलते हैं कि आप, है ना, आप अपना डेटा जो है, आपके पास जो डेटा है वो हमसे शेयर करिए, हम आपके इसके बदले में आपको कुछ अमाउंट देंगे, ठीक है। अब वो जिस कंपनी या जिस गेम का ऐप आपने डाउनलोड करा था, वो कंपनी अगर आपका डेटा किसी और को बेच देते हैं या शेयर कर लेते हैं, तो इट इज अ रॉन्ग, वो ये गलत है ना? वो ऐसा नहीं कर सकते। और इसलिए कभी कभी आप लोग अपने ईमेल आईडी पे देखते होंगे कि किसी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आ गया है, ठीक है, या कुछ ऐसा ईमेल आ गया है जो बता रहे हैं कि आप ये करो, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, और आप समझते हैं, आपको लगता है कि ये इस तरह का तो ईमेल कहाँ से आ गया हमारे पास। तो वो ईमेल इसी तरह से आ जाता है हमारे पास कि जब हम किसी पर रजिस्टर करते हैं, वो लोग हमारे डेटा को कहीं पर शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जब आप कोई मोबाइल पर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो वो क्या बोलता है कि वो आपकी कॉन्टेक्स्ट लिस्ट को यूज करना चाहता है, वो आपकी लोकेशन को ट्रैक करना चाहता है, ठीक है। आप लोग कभी भी अपने मोबाइल पे कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो ये इन सब की परमिशन आपसे मांगता है, ठीक है। होता है ना आपके साथ, है ना? डू यू वांट टू अलाउ, it wants to allow your location, it wants to allow your contact list, it wants to allow your images, है ना? आप में से कुछ स्टूडेंट को इंटरेस्ट होगा, कभी कुछ इमेजेस से रिलेटेड, आपकी जो फोटोज हैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाते होंगे, तो वो वीडियो बनाने का आपने कोई ऐप डाउनलोड करा होगा, तो आपकी परमिशन मांगता है कि आपकी गैलरी की परमिशन उसको चाहिए रहती है, ठीक है। तो जब आप वो परमिशन दे देते हैं, दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइवेसी कंसर्न, वो आपके डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपका ईमेल, हैंगआउट ईमेल, जो गूगल पर एक जीमेल पर एक फैसिलिटी होती है हैंगआउट, फोटोज, ठीक है, ऑल द इमेजेस ऑफ यू एंड योर फ्रेंड्स अलोंग विद देयर नेम्स। चलिए, तो ये आपको समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन, प्रॉब्लम ऑफ फैक्ट्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन।
The root cause of the bias in AI system come from the problem between facts and interpretation of facts. AI system can scan data and draw learnings from them, but AI systems are also not equipped to understand the reason behind particular conclusion or learning. Microsoft developed and launched an experimental Twitter chat bot known as अच्छा, ये तो हमने टैग के बारे में तो डिस्कस कर लिया था, ये डिस्कस कर चुके थे. ओके ओके, बायस एआई एथिक्स. अच्छा, इसके आगे नहीं है. अच्छा ओके, एक मिनट. अच्छा, those students who are having the book, they open page number 113. हाँ, मिल गया. पेज नंबर 113 पे टॉपिक दिया है कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड एआई पॉलिसी. AI system must be transparent, and AI must have the right to the information it is collecting. Consumer must have a choice of leaving the system. The data collected and the purpose of the AI must be limited by design. Data must be deleted upon consumer request. ठीक है, so these are the components of a good AI policy. ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि अगर आपसे एआई सपोज करिए, जैसे हम आपको प्रांजल ने पिछली बार एक चैटबॉट के बारे में कुछ बताया था. ठीक है. यस सर. अब प्रांजल ने क्या करा कि अपना एक चैटबॉट बनाया और चैटबॉट बना के अपने फ्रेंड्स को दिखाया, आप सबको दिखाया. और प्रांजल ने बोला कि अब आप अपने इस चैटबॉट को अगर आपको यूज करना है तो आप अपना ईमेल आईडी इस पे एंटर करो. ठीक है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करो. नो सर. नहीं, अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है. और प्रांजल ने बोला कि आप फिर अब मेरा चैटबॉट आप यूज कर सकते हो. अब प्रांजल ने क्या करा कि फिर वो अपने सारे फ्रेंड्स के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो किसी दूसरी कंपनी को शेयर करे. तो प्रांजल को बताना चाहिए अपने सारे फ्रेंड्स को, एक ईमेल भेजना चाहिए अपने फ्रेंड्स को कि क्या मैं आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को किसी कंपनी के साथ शेयर कर सकता हूं, जिससे कि हम अपनी एप्लीकेशन को और अच्छा बना सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं. तो ये प्रांजल को इस तरह से अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या जिनके पास उसके कॉन्टेक्ट्स हैं उनको वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, है ना. अगर प्रांजल इस तरह से करता है तो ये बहुत अच्छी बात है. फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब कि वो प्रांजल अपने जो भी आपके हमारे सबके ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है वो अगर किसी कंपनी को शेयर कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, वो क्यों ऐसा करना चाहता है, तो ये प्रांजल को बताना होगा, है ना. अगर आप में से कोई फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं यार मैं अपना नहीं देना चाहता ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, तो ठीक है, हाँ, प्रांजल को वो उस लिस्ट से उसका नेम रिमूव करना पड़ेगा. The data collected and the purpose of the AI system must be limited by design. ठीक है, the data must be deleted upon consumer request. हाँ, तो वो जो भी कंज्यूमर जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये जैसे कि फ्रेंड्स हैं, तो वो हम प्रांजल को उनके फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट को मानना पड़ेगा, है ना. ये these are the good policies. ठीक है, मैंने ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, है ना. चलिए, नाउ एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू एडॉप्शन ऑफ एआई सिस्टम. Now, for a long time now, people have been arguing about the number of the jobs that will be lost due to adoption of AI system and advanced robots. लोगों के मन में डर ये है कि अगर कभी AI सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया तो लोगों के तो जॉब जाने लग जाएंगे. ठीक है, अगर आप समझिए कि आप किसी शॉप पर गए हैं और शॉप पर वहां पे एक भैया रहते हैं, ठीक है, और वहां पर अगर कोई रोबोट है
ठीक है, आप वहां पर जाके वो लिस्ट जो है वो लिस्ट उनके सिस्टम में एंटर कर देते हैं और रोबोट वो सारे आइटम्स को ला ला के आपके सामने रखता है। तो वो भैया की तो जॉब चली गई अगर इस तरह का एक रोबोट आ गया, है ना। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि लोगों के मन में डर है कि अगर ये इस तरह की एआई से रिलेटेड अगर इस तरह के रोबोट्स आने लग गए तो लोगों की जॉब जा सकती है। फिर आपको कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने कुछ प्रेडिक्ट करा है 2030 approximately 40 to 160 million women worldwide will be affected by the adoption of AI technology। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर जैसे पापड़ बनते हैं, अचार बनता है ना, वहां पे काफी सारी वुमेन काम करती है ना। जैसे बीड़ी बनती है, सिगरेट बनता है। तो इसमें कुछ ऐसे बहुत सारी वुमेन्स हैं या बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे नहीं आते, है ना, वो टेम्परेरी बेसिस पर आते हैं। अब सपोज करिए उन्हीं का वर्क वहां पर कोई रोबोट सिस्टम करने लग गया या रोबोट मशीन करने लग गई वहां पे, तो उन सब महिलाओं की और वहां पे जो टेम्परेरी स्टाफ है उनकी जॉब जा सकती है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का प्रेडिक्शन ये है कि रोबोट्स विल कॉज लॉस अराउंड 20 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स अक्रॉस द ग्लोब बाय 2030। McKinsey Global Institute, it predicted that in countries like USA, some areas can see job loss of 25%, and other areas can see job loss of 20%. World Economic Forum, they predict that by 2022, AI systems can lead to job loss of 75 million. ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट उन्होंने प्रेडिक्ट करा है कि एआई की वजह से कितना जॉब लॉस हो सकता है। अब जैसे कोरोना में आप देख सकते हैं कि कोरोना में के टाइम पे क्या हुआ कि जो छोटी छोटी कंपनियां थी, है ना, अब जैसे कि लॉकडाउन हुआ तो छोटी छोटी कंपनियों क्या करा कि अब अगर उनके मैन पावर उनका आ ही नहीं रहा है, वो अपने घर चले गए हैं, तो उन्होंने भी अपनी कंपनी बंद कर दी और वो भी अपने घर चले गए। ठीक है, अब वो घर जाने से क्या हुआ कि जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो वो जो कंपनी के ऑनर थे उन्होंने सारे वर्कर्स को कॉल नहीं करा। अब उन्होंने क्या करा कि लिमिटेड वर्कर्स को ही कॉल करा, है ना, या आधे स्टाफ को ही कॉल करा। उन्होंने बोला अपने को कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ रही है, कितने से अपना काम चल सकता है। तो ऐसा कंपनीज करती हैं। Increasing inequalities, the current economic system provides economic rewards based on contributions to the economy. The AI era will reduce the number of people required for doing jobs. This will also reduce economic remuneration given to them. In this case, most of the economic benefits will go to the companies who own AI system. This will further widen the already wide income gaps. Negative adoptions. AI technologies, like all other technologies, can be used for both good and evil. This technology in the hands of terrorists can be used to spread terror. They can be AI-based technologies to make attacks that can do most damage in terms of lives and infrastructure losses. Cyber criminals can use AI technology to hack into more systems and for doing more damage. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अभी एक कंट्री में क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट को उन्होंने अटैक करा था विद द हेल्प ऑफ एआई सिस्टम। साइंटिस्ट की कार के आगे एक ट्रक जा रहा था, उस ट्रक में क्या रखा, उस ट्रक में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी, है ना, और साइंटिस्ट की जो कार है उसको ट्रैक कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, और एकदम से कुछ गोलियां चली या कुछ हुआ वहां पे, तो साइंटिस्ट अपनी कार से बाहर आए और इमीडिएटली वो जो फायर हुआ वो ऑटोमेटिकली उस गन से फायर हुआ, और जैसे ही वो साइंटिस्ट के ऊपर फायर हुआ थोड़ी देर के बाद वो ट्रक ऑटोमेटिकली उसको उड़ा दिया गया बम से। इसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं था, है ना। तो ये एक एआई टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव एडॉप्शन। Black box problem. Black box problem refers to the inherent problems of the AI system.
Sometimes what happens in the AI system is normally not easily understood to commonly individuals, not even by the programmers. This problem stems out of the fact that the AI system do not provide reasoning for decision made by them. मतलब कि AI सिस्टम से रिलेटेड कोई मशीन है, ठीक है, और वहां पर उसने कोई डिसीजन गलत ले लिया AI सिस्टम ने, ठीक है, तो वो गलत डिसीजन किस बेसिस पे हुआ, तो वो उस मशीन के पास उसका कोई रीजन नहीं है ना, या ह्यूमन बींग्स को भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो AI से रिलेटेड जो भी मशीन है उसने इस तरह का जो वर्क करा है उसके पीछे क्या लॉजिक था। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। Now after this page number 114, cost benefit analysis of the AI system. Akshita, my screen is visible? Yes, sir. Akshita? Sir, it's visible. Sir, it's visible. खुशी, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? Yes, sir. हाँ, ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द एआई सिस्टम। अब इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉस्ट बेनिफिट? देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। कॉस्ट बेनिफिट में हमको क्या डिस्कस करना है, दैट किसी मशीन ने कोई कंपनी है और उन्होंने कुछ एक नई मशीन्स ली है, ठीक है, और वो देखते हैं, जो कंपनीज हैं वो चेक करते हैं कि अगर हम अपनी कंपनीज में कुछ इस तरह की नई मशीन्स लेते हैं जो ऑटोमेटिक वर्क करती हैं, तो वो बोलते हैं कि मशीन्स को तो एक बार परचेस करना पड़ेगा, ठीक है, और उस मशीन की प्लेस पर हम कितने लोगों को रिप्लेस कर सकते हैं, वो मशीन कितने लोगों का काम करेगी। तो वो ऐसा वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आफ्टर 5 इयर्स हमको इस मशीन से काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमको काफी लोगों की सैलरी हमको नहीं देना पड़ेगी। तो हर कंपनी आजकल क्या कर रही है, इस तरह का एनालिसिस कर रही है कि हम हमारी कंपनी में जितने वर्कर्स हैं उनकी प्लेस पर अगर कोई एक ऐसी मशीन आ जाए बेस्ड ऑन AI जो उन वर्कर्स या पर्संस का काम करेगा, ठीक है, तो वो उसका कॉस्ट प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर हम उस मशीन को आज परचेज कर लेते हैं तो आज के 5 साल के बाद या 3 साल के बाद या 10 साल के बाद हमें कितने वर्कर्स की सैलरी हम लोग सेव कर सकते हैं। दैट इज नोन एज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। After this one worksheet is given, cost benefit analysis of the AI system। आप जिन दो स्टूडेंट्स who are having the book उनके लिए ये होमवर्क है कि उन्हें ये, हाँ चलिए, एक आप में से अगर तारक मेहता आप में से काफी स्टूडेंट्स देखते होंगे, तो एक सीरियल चल रहा था तारक मेहता में, और उसमें वो लोग सिक्योरिटी पर्पस से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने डिस्कस करा कि हम लोग वी विल पुट अप 1 मैन फॉर द सर्विलेंस, है ना, और उन्होंने एक पर्सन को अपने जो उनके क्या नाम है तारक मेहता की जो सोसाइटी है उसका नाम क्या है? गोकुलधाम में उन्होंने एक पर्सन को रखा, ठीक है, तो पता लगा कि वो पर्सन वहां पे बीड़ी पीने चले गया बाहर, ठीक है, वो सो गया पार्क में जाके, ठीक है, तो उन्होंने फिर उस पर्सन को मना कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा एक सिक्योरिटी कंपनी से डिस्कस करा कि आप लोग हमारे जो सोसाइटी है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, एक सर्विलेंस सिस्टम रखेंगे, ठीक है, सर्विलेंस सिस्टम्स का मतलब ये होगा कि वो सोसाइटी में कुछ कैमरे वगैरह लगाएंगे और उसका मेंटेनेंस वो लोग देखेंगे। और जब उन्होंने उसकी कॉस्ट बताई तो वो कॉस्ट उनको काफी ज्यादा लग रहा था,
तो फिर उन्होंने वो सर्विलेंस सिस्टम जो है मना कर दिया सोसाइटी के लोगों ने कि भैया हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, तो खैर हम लोग के तो आसपास ऐसी बड़ी बड़ी कॉलोनीज नहीं है। आप लोग अगर मुंबई में जाते हैं या इंदौर में जाते हैं, भोपाल में जाते हैं, तो वहाँ ऐसी बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है। वहाँ पे कुछ पर्सन्स रहते हैं जो उन कॉलोनीज के सर्विलेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे कुछ लोग रहेंगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनकी वो ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है, उनकी कुछ एंट्री करते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में ही आप देखते हैं कि अपने स्कूल में कोई आता है तो गेट पर ही उनकी एंट्री होती है, किस लिए जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। सो वन सिक्योरिटी पर्सन इज देयर एट द गेट, है ना। तो आपको ये अपनी बुक में इसके बारे में लिखना है कि सर्विलेंस सिस्टम है तो उसके क्या बेनिफिट हैं, एथिकल कंसर्न्स क्या हैं, अगर एआई कंट्रोल से रिलेटेड है, ट्रैफिक लाइट से उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सब आपको बुक में फिल करना है ना। इसके बाद फिर ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू आप लोग करेंगे, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, तो ठीक है, और कोई डाउट्स आप पूछना चाहेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड? द टॉपिक इज एआई एथिक्स। ठीक है, और हमने क्या क्या डिस्कस करा है अभी? कॉस्ट बेनिफिट डिस्कस करा हमने। इसके बाद एआई की पॉलिसीज क्या होने चाहिए, उसके कंपोनेंट्स, देन एथिकल कंसर्न्स डिस्कस करे हैं। कुछ ड्रॉबैक्स हैं एआई से रिलेटेड वो डिस्कस करे हैं। प्राइवेसी कंसर्न हमने डिस्कस करा है एआई सिस्टम का। तो ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करें, इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो भी। एनीवन इज हैविंग डाउट? एथिक्स का मीनिंग क्या है? एथिक्स का मीनिंग यह है कि जिस तरह से हम बोलते हैं रूल्स और रेगुलेशन हम बोल सकते हैं एआई एथिक्स। आपको एआई में भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, है ना। उन रूल्स और रेगुलेशन का आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो उससे रिलेटेड हमने सारे टॉपिक डिस्कस करे कि क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए एआई से रिलेटेड, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। ओके सर। एनी अदर टॉपिक? ओके, चलिए ठीक है। तो होमवर्क मैंने आपको जो बताया वो आपको करके रखना है। एंड once again now we are going to start the revision of all the 5 units, है ना। अब हमारे पास अब जो टाइम बचा है, अगर हो सकता है अगर आपकी मार्च में कोई एग्जाम होगी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग पूरे 5 यूनिट्स का फिर से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा, सभी के पास अगर बुक होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। वो बुक इसलिए है क्योंकि नाइन्थ में आपको एआई रहेगा सब्जेक्ट, है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये बुक आपको काफी हेल्प करेगी, ये आपका बेसिक है। तो आप लोग कोशिश करो कि आप सबके पास बुक आ जाए, तो आपको अगर मार्च में एग्जाम होती है, जब भी एग्जाम अगर आपकी होती है, तो उसको एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। और जब रिवीजन कर रहे हैं तो आपके पास कुछ कंटेंट तो हो जिसमें से देखकर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो कोशिश करो कि आज हमारा
थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे तक आप सब, अच्छा हाँ गुड, ठीक है। तो हम लोग रिवीजन करेंगे, तो प्रांजल आपको कुछ नोट्स वहाँ पे शेयर करेगा, है ना। आप लोग देखेंगे नोट्स इस तरह के, किस तरह से प्रांजल ने कुछ नोट्स प्रिपेयर करे हैं, ठीक है। चलिए, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। हाँ, कोई स्टार्ट करो आप में से। अच्छा, सब कैमरा, सब अपने माइक ऑन कर लो। हाँ, सब एक साथ स्टार्ट करो। चलो पूजा स्टार्ट करो, पूजा आप स्टार्ट करो। All of you join your hands, close your eyes and get ready for Shanti part. सायराम सर। सायराम सर। सायराम सायराम सर। सायराम सर। सायराम।